Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Welcome back to the channel, guys. This is Palak Mishra and today we are going to discuss हिंदी कहानी का उद्भव और विकास. ठीक है, तो दोस्तों हिंदी कहानी का जो विकास है वो सन 1900 से लेकर आज तक हम लोग ऐसे समझेंगे, और जिसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है, स्वतंत्रता से पहले का और स्वतंत्रता के बाद का, है ना. तो जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे इसे, फिर उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है स्वतंत्रता से पूर्व वाला, उसमें आपके आएंगे प्रेमचंद्र से पूर्व की हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद के युग की हिंदी कहानियाँ और प्रेमचंद के बाद की हिंदी की कहानियाँ. ठीक है, समझ रहे हो. तो जो हमारा जो फर्स्ट है, मैं अभी बताऊंगी कि कहानी क्या होती है, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको समझाऊंगी. पहली कहानी कौन है, क्या मानी जाती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी इसमें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. मानव जो है आदिकाल से ही कहानी को कहने, सुनने, सुनाने की प्रवृत्ति आदिकाल से ही चली आ रही है. हमारे जब हम देखेंगे पंचतंत्र को, तो उसमें अनेक प्रकार की कहानियाँ दी गई हैं, है ना. पुराण में देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, रामायण, महाभारत, इन सभी में कहानियों का भंडार भरा पड़ा है. इन सभी कहानियों में अगर देखा जाए तो उपदेशात्मक तथा धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है. जैसे पहले की जो भी स्टोरी थी, जैसे जो भी कहानियाँ होती हैं, उसमें क्या एक उपदेश दिया जाता था. जब हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एक उपदेश देता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए. फिर जब हम पंचतंत्र वगैरह की स्टोरी देखेंगे जो बच्चों को सुनाई जाती थी, उसमें स्टूडेंट्स एक मोरल वैल्यू होता था, है ना. जैसे आपको जब भी कोई स्टोरी जब आप छोटे पे सुनाते होंगे, जैसे आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी जिसमें जो एक औरत होती है और उसके घर पे जो एक एनिमल होता है, आई थिंक वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसके पूरे शरीर पे बहुत ही सारे ओके छोड़ो, ये वाली स्टोरी तो मुझे खुद भी नहीं याद आ रही. दूसरी स्टोरी, जैसे हम लोगों ने खरगोश और वो जो खरगोश और कछुए की जो कहानी थी, है ना, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि अंत तक आप हार मत मानिए. जैसे कि जो रैबिट था वो इतना घमंडी था, वो सोचा कि यार मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ, ऊपर से आलसी भी था, तो वो सोचा चलो एक नील मार लेता हूँ, और तब तक कछुआ जो है वो फर्स्ट आ गया. तो आपको एक कछुए की तरह कंटिन्यू जो है प्रयास करना चाहिए, और कभी भी अपने राह में रुकना नहीं चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए. इस तरीके की जो मोरल वैल्यू बच्चे को सिखाई जाती है, वो बहुत सारी पंचतंत्र की कहानियाँ में ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी एकता में बल सिखाया जाएगा आपको. बहुत सारी ऐसी चीज़ें मोरल वैल्यूज में होते हैं. तो देखो, कहानी तो ऐसे पहले बहुत सारी लिखी गई थी, पर कहानी को हम लोग एक्चुअल में नहीं मानेंगे वो सारी कहानियाँ, क्योंकि किस्सा और कहानी दोनों में डिफरेंस है ना. जैसे मैं अगर आपको बता रही हूँ कि एक राजा था, एक रानी थी, इस तरीके की जो भी कहानी बता रही हूँ ना, तो वो कभी भी कहानी का पूर्ण रूप नहीं है, तो इसको किस्सा बोलते हैं. और किस्सा को कभी भी कहानी नहीं कह सकते. वे तो ऐसे ही माँ बाप सुना देते थे बच्चे को, दादी नानी सुनाती थी कहानी, है ना. जब कहानी बोलेंगे तो कहानी का एक मेन मोटो होगा लिखने का, ठीक है. कुछ पात्र होंगे, है ना, हर एक पात्र का अपना इंपॉर्टेंस होगा उस कहानी में, उसका प्रॉपर फॉर्म होगा, एंडिंग उसकी कैसे होगी, हर चीज़ है ना. ठीक है, तो देखो जो हमारा अभी हम लोग जब डिस्क्राइब करेंगे आपको कहानी से रिलेटेड, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी. जो पहला जो मैंने बताया था ना, हिंदी कहानी का विकास की जब हम बात करेंगे ना, तो हिंदी कहानी के विकास में थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को लिखने में आसानी होगी. तो 1900 से लेकर आज तक जो मुख्यतः दो भागों में इसको बांटा गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, जो बिफोर इंडिपेंडेंस में वो सब प्रेमचंद्र से ही रिलेटेड है. पहला प्रेमचंद्र के पहले वाला कहानी का युग, दूसरा प्रेमचंद्र का युग जिसमें कहानियाँ लिखी गई थी, और तीसरा जो है प्रेमचंद्र के बाद का, एंड फिर स्वतंत्रता के बाद का तो है ही. ठीक है, देखो ये देखो जो मैं कभी से बोल रही थी, देखो बेसिकली है क्या कि जो प्रेमचंद्र से पूर्व की हिंदी कहानियाँ हैं, उसमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को सबसे पहली कहानी माना गया है. वैसे कहानी तो बहुत सारी थी, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती ही पहली कहानी है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि इंदुमती
किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, और अगर नहीं है तो ये पहली कहानी मानी जाएगी। गुलबदन जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है। फिर पंडित और पंडितानी जिसमें गिरजादत्त वाजपेयी की। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई है। दुलाई वाली हो गया, राखी बंद भाई, वृंदावन लाल शर्मा, रसिया बालम, जयशंकर प्रसाद की। तो मतलब कौन कौन आपका नाम देखा आपने। इस युग के जो नाम हैं वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी, गिरजादत्त वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला जो है, उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ये सारे क्या है, स्वतंत्रता से जो पूर्व की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रेमचंद्र के पहले ये सारे लोग आते हैं। ठीक, अब जब हम देखेंगे प्रेमचंद्र का युग, तो प्रेमचंद्र ने बहुत सारी कहानियां लिखी, आप सभी को पता है। प्रेमचंद्र की पहली कहानी सौत 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर पंच परमेश्वर जो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पंच परमेश्वर, आत्माराम, नमक का दरोगा, प्रेरणा, ईदगाह, बहुत ही अच्छी है ईदगाह जो इन्होंने लिखी है। ये पहले उर्दू में लिखते थे, फिर ये हिंदी में लिखने लगे, ठीक है। दुर्गा का मंदिर, पूस की रात, कफन इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। समझ में आया। तो इस युग के कौन है, प्रेमचंद्र तो है। फिर जयशंकर प्रसाद भी हैं इसी में। जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लिखा है व्रतभंग, ममता, पुरस्कार, गुंडा, मछुआ, इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। समझ में आया। तो इनकी स्टोरी देखो, जो प्रेमचंद्र है ना वो पूंजीपति के खिलाफ थे और जो मध्यवर्गीय लोग थे उनका वो समर्थन करते थे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पूर्व स्वतंत्रता युग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि लैंडलॉर्ड जो होते थे, वो जो ज़मींदार होते थे, वो कितना ज़्यादा जो पीजेंट्स होते थे उनको परेशान करते थे। तो आप देखेंगे पुराने ज़माने की मूवीज़ में इन्हीं सब चीज़ों पे एक मूवी भी बनती थी कि गरीब लोगों को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स प्रताड़ित कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना, हाई रेंट एंड टैक्स लेकर। तो वही सेम चीज़ें आपको प्रेमचंद्र की कहानियों में देखने को मिलेंगी। और जितना प्रेमचंद्र की कहानी है वो गरीबी से ओतप्रोत है ना। मध्यवर्गीय लोग जो गरीब हैं, जो छोटे हैं, जो किसान हैं, इस तरीके के लोगों का ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद्र के अकॉर्डिंग ये जो पूंजीपति हैं यही सारे फसाद की जड़ है। क्योंकि पैसे से क्या होता है, आपस में क्या होता है, मतभेद होता है, लड़ाइयाँ होती है, एक दूसरे में फूट पड़ती है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इन सारी जड़ पैसे हैं। और तो पूंजीपति के वो खिलाफ थे, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो देखो प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि आप लिखने जाओ और आपका कंटेंट कम पड़ जाए, है ना। ये तो भाई बहुत होता है, तो मुझे पता है इसका दुख क्या है। ठीक है, देखो क्या है, अरे जो हमारे प्रेमचंद्र हैं वो पूंजीवाद के तो खिलाफ थे ही, ठीक है, क्योंकि पूंजी की लड़ाई का कारण है वो मानते हैं। फिर वो राष्ट्रवाद के खिलाफ थे, है ना। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो संस्कृति है वो एक डिफरेंट चीज़ है, जो ट्रेडिशन है, जो रिलीजन है, ये सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं कि जो अगर कल्चर कोई अपना रहा है उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब हम इसका इसीलिए सपोर्ट करें क्योंकि हमारा कल्चर, वो सही गलत में भेद वो करते थे। राष्ट्रवाद के वो खिलाफ थे, ठीक है, क्योंकि और ये राष्ट्रहित विचार के थे, यानी इनको देश की भलाई तो करनी थी। जैसे आप बोलोगे कि जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें हर कोई जो है अपना सहयोग कर रहा था। कोई जैसे गांधी जी का अगर हम बात करें तो वो जाके हर चीज़ में, रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी अपने जो है उसमें सपोर्ट किया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो थे ही उसमें, उन्होंने लिखित में बहुत सारी चीज़ें की। तो आप जब कलम से सपोर्ट करने वाले अगर हम बात करेंगे ना तो वो प्रेमचंद है ना। जैसे आप अगर आप आज़ादी के बारे में लिख रहे हैं, लोगों में जो है उस चीज़ का एहसास करवा रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आपकी कहानियों में इस तरीके की चीज़ें होंगी तो जो बंदा उसको पढ़ेगा वो मोटिवेट होगा और आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करेगा। तो ये लेखन से अपना आज़ादी की लड़ाई में वो क्या करते थे, अपना योगदान देते थे, ठीक। ये जो कम्युनल राइट्स वगैरह होते थे, सांप्रदायिकता जो भी है, इन सब के
ये सतत विरोधी थे, ठीक है, ये हमेशा से उसके खिलाफ थे और वो संस्कृति, मानवता, मनुष्यता जो भी कहो, उन सब के समर्थक थे। धर्म संस्कृति का आधार नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम इसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा रिलीजन है, चाहे गलत हो चाहे सही, हम इसे फॉलो करेंगे, तो वही बोले कि धर्म कभी भी किसी संस्कृति का आधार नहीं हो सकता। वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे और वो बस चाहते थे इक्वालिटी रहे। समझ में आया? ओके। तो अब प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ बताई वो आपको पता चल गया होगा। फिर हमारे जयशंकर प्रसाद जी की भी कहानियाँ हैं, जैसे व्रतभंग, ममता, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी। तो अब चलते हैं दूसरे प्रेमचंद के बाद वाला जो युग है उसकी तरफ, ठीक है। तो प्रेमचंद के बाद की जो भी कहानियाँ हैं उसके जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार की बहुत ही फेमस इसी में जो है आपको देखने को मिलेगा एक कहानी है पाजेब, ठीक है। देखो क्या है कि अभी तक जो भी कहानी चल रही थी, जो प्रेमचंद से पूर्व की कहानी थी वो ऐसे ही लिखी जा रही थी, या तो अनुवाद किया जा रहा था किसी चीज़ का, या फिर लोग ऐसे ही कुछ भी लिख रहे थे। प्रेमचंद की कहानियाँ जो है एक स्पेसिफिक एंगल से चलती थी, समझ में आया, वो यथार्थ चित्रण करते थे। अगर सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है तो वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन प्रेमचंद के बाद के जो लेखक हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था लिखने का। अब मैं बोलूँ कैसा पैटर्न था, तो देखो जो जैनेन्द्र कुमार है वो मनोविज्ञान पर लिखते थे, है ना। उनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर था उन्होंने उस चीज़ का प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने लिखा है हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, पाजेब, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। अब पाजेब का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखो जो पाजेब है ना उसमें एक छोटा बच्चा होता है, झुन्नू होता है शायद, एंड आई थिंक झुन्नू होता है, नहीं आशुतोष होता है, सॉरी आशुतोष, और आशुतोष का फ्रेंड होता है झुन्नू, ठीक है। देखो जो पाजेब कहानी है उसमें आशुतोष बालक जो होता है वो उसके मनोविज्ञान को दिखाया गया कि एक बालक जिसने पायल चोरी भी नहीं की है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है पहले तो कि उसी ने ली होगी, इसने बेच दी होगी, उसने कुछ ले लिया होगा, खरीद के पतंग ले लिया होगा, कुछ न कुछ। उसके बाद उसके पिताजी उसको कमरे में बंद कर देते हैं, कोठरी में, फिर उसको बहुत डांट पड़ती है, मार पड़ती है, फिर भी वो उसके मनोदशा को, उसके मनोविज्ञान को चित्रण किया गया एक बच्चे के, ठीक। तो ये किस हिसाब से लिखते थे? जैनेन्द्र जी हमारे मनोविज्ञान पर लिखते थे। अब आप लोग कहोगे कि मैम आप इतना सारा ये सब कंटेंट क्यों दिए? देखो क्या है कि जब हम छोटा कंटेंट देते हैं तो लोग कहते हैं लिखने के लिए मैम मिल नहीं रहा है वो चीज़ कि मैम हम, अब भाई 10 नंबर में पूछ देगा, 20 नंबर में पूछेगा तो आपको 4 पेज तो मैक्सिमम लिखना ही है। तो इसी वजह से मैंने दे दिया है ताकि आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। बाकी जो मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं बुक रीडिंग नहीं कर सकती ना स्टूडेंट्स, जितना आपको ज़रूरी है मैं सिर्फ उतना ही बताऊँगी, ठीक है। तो हमारे इसमें जैनेन्द्र हो गए, फिर हमारे आ जाएंगे प्रेमचंद के बाद के अज्ञेय हैं, है ना। अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, उसके बाद शेष कहानीकार हैं और भी हैं, जैसे यशपाल हो गए, ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क, इनका भी आपने इसी सिलेबस में पढ़ा है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विष्णु भास्कर, अमृतलाल नागर, ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से थोड़ा लिंक करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बोलूँ प्रेमचंद के बाद के कितने आप लोगों को पता चल गए, सिंपल जो आपके सिलेबस में उसी को लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यशपाल लिख दो, जैनेन्द्र जी तो लिख ही दो, उन्होंने डिफरेंट एंगल दिया है, ठीक है। उसके बाद यशपाल जी को लिख दो, उपेंद्रनाथ अश्क को लिख दो, ठीक है। देखो जो हमारी एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे हम लोगों को, एग्जाम्पल छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे कि आपको जैनेन्द्र जी का तो याद ही हो गया, पाजेब तो सिंपल सा था, हत्या, खेल, इस तरीके की चीज़ें। तो जो प्रसादोत्तर हिंदी कहानी है ना उसके 2 भाग को आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, इन सब लोगों को एक अंतर्मुखी कथानक को अपनाए। जैसे ये सब ना साइकोलॉजी पे ही लिखते थे, चाहे जो मन के अंदर चल रहा है, चाहे वो किसी के भी मन के अंदर चल रहा हो, मन के अंदर की बातें जो अगर लिखने वाले लेखक थे ना वो यशपाल थे, जैनेन्द्र जी थे, अज्ञेय थे, और आप लोग बोल सकते हो प्रसाद वगैरह। तो जो और
कलाकार थे जो कहानी लेखक करते थे, उनमें यशपाल वगैरह जी आ जाते हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग लिखते थे, मतलब किसी भी टॉपिक पे लिखते थे। जैसे जो प्रेमचंद्र जी हैं वही मल्टीपर्पज़ टॉपिक पे लिखते थे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ों पे लिख रहे हैं। तो जो प्रेमचंद्र की से ही इन्फ्लुएंस होकर यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो सिंपल से क्या है ना कि जो प्रेमचंद के बाद का युग है, तो जो प्रेमचंद ने जो भी कहानियाँ लिखी हैं उसको आप पढ़ोगे तो आप भी इन्फ्लुएंस होगे। तो ज्ञानेंद्र जी, अज्ञेय जी, ठीक है, इन सब ने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग लिखा, साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें लिखी। और जो दूसरे पार्ट के जो लेखक थे जैसे यशपाल हो गए, ये सब जैसे प्रेमचंद्र लिखते थे डिफरेंट टॉपिक पे, कभी वो पूंजीवाद पे लिख रहे हैं, कभी वो देश के लिए लिख रहे हैं, कभी गरीब वर्ग को दिखा रहे हैं, तो उनका मल्टी डायमेंशनल था। तो वैसे ये जो यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क लोग थे, उन्होंने ही उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये भी मल्टीपर्पज़ चीज़ें लिखते थे। ठीक, ओके। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें स्टूडेंट्स ऐसे ही पूछ रहा था कि प्रेमचंद्र के बाद की जो हिंदी कहानियां हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए, उसके लेखक बताइए, 5 लेखक बताइए। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना वही पूछ रहा था। तो ये तो एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना, जब नेमिंग करनी पड़ती है, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने सोचा एक स्पेसिफिक बताना चाहिए, ज़रूरी भी है। फिर देखो जो दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता के जो टाइम का है, ये तो पूर्व था, लेकिन ये स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी में क्या है, इसमें 1954 से नई कहानियों का प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे पहले जो है नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी की नई कहानी को प्रथम स्थान दिया है। मतलब नामवर सिंह ने कहा कि इस वाले युग की कहानी में निर्मला वर्मा की लिखी गई परिंदे पहली कहानी मानी जाएगी। समझ में आया? मतलब जो पूर्व स्वतंत्रता युग में जो प्रेमचंद्र के पहले था वो इंदुमती था, उसके बाद प्रेमचंद्र के युग में सौत है, प्रेमचंद के बाद वाले युग में हमारे जैनेन्द्र कुमार जी की कोई भी आप लोग लिख लेना। ठीक, और स्वतंत्रता वाला ये वाला सेकेंड पार्ट है, उसमें नामवर सिंह ने बोला कि जो निर्मल वर्मा जी हैं उनकी जो कहानी है परिंदे, वही फर्स्ट कहानी का दर्जा उन्हें दिया है, मतलब इस काल में, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला काल। ठीक है, फिर ओके, ईश्वर की कहानियों में महानगरीय जीवन की घुटन और सत्रास का वर्णन हुआ है। इसमें बेसिकली बहुत सारी कहानियां हैं। मन्नू भंडारी का देखो, इसमें क्या है ना, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी दिक्कतें थी वो लिखी गए थे इस कहानी में। जैसे करप्शन था, पॉलिटिक्स अगर हम बात करेंगे तो करप्शन था इसमें। तो करप्शन के लिए मन्नू भंडारी ने क्या लिखा है, मन्नू भंडारी की इसी सिलेबस में है, मन्नू भंडारी का इन्होंने लिखा है महाभोज है। ठीक है, महाभोज से उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे जो स्वतंत्रता के बाद का जो युग है उसमें किस तरीके से पॉलिटिक्स और क्राइम का गठबंधन है। ठीक है, ओके। तो मन्नू भंडारी जी की महाभोज, ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा, और कौन से लेखक के अच्छे अच्छे वर्क हैं, जैसे आप लोग देख लो अमृत राय जी की अच्छी कहानी है ये, कस्बे का एक दिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कस्बे को आधार बनाकर लिखने वाले लेखक थे। मतलब छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनको आधार बनाकर, गांव को आधार बनाकर, उन गांव और शहर की संस्कृतियों का मिश्रण इसमें दिखाया गया है। ठीक, फिर जो हमारा और कहानी है आंचलिक कहानी फिर आ गई। देखो क्या है, पहले जो है प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया उस टाइम में, फिर जो होते हैं वो ललित निबंधकार ललित कहानीकार बोल सकते हैं, जिसमें गांव और शहरों की चीज़ों को दिखाया है ना। तो गांव प्लस सिटी जो शहर है उसका मिश्रण दिखाया है। और जो थर्ड वर्ड की जो भी कहानियाँ हैं जो इसी काल में लिखी गई थी वो आंचलिक कहानी है। ठीक है, जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु का है ठुमरी, तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम तो आपके सिलेबस में भी है। तो तीसरी कसम, जैसे आपने तीसरी कसम देखा ना, कितना डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, किसमें 3 कसम खाता है, वो किसी से भी लिंक नहीं कर रहा कि आपके
इंडिपेंडेंस का टाइम दिखा रहा है ना, कुछ भी, वो पुराना किसी भी चीज़ से लिंक नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए इस पे इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके, और इसी युग में आपके हारा हुआ जो हमारे शैलेश मिटियानी है, मटियानी, उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद ज्ञान रंजन जो है पिता लिखे हैं, समझ रहे हो, ये इसी टाइम का है। यानी ज्ञान रंजन की संबंध, पिता आदि असंख्य कहानी इसमें आती है। ओके, ये देखो यहाँ पे वर्ग का भी डिस्क्राइब है ना, यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा हुआ है, एक एक चीज़ है, तृतीय वर्ग, द्वितीय वर्ग, और यहाँ प्रथम वर्ग, जो दी लिखा है ना यहाँ पे 3rd लाइन में इस पैरा के, वो प्रथम वर्ग की कहानी। आपको एग्जाम्पल्स इसमें मैंने दे दिए हैं इसीलिए, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार और बताती हूँ, जो स्वतंत्रता जब हो गई उसके बाद की जो कहानी थी, जो प्रथम वर्गीय की कहानी थी, वो जो उस टाइम के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी त्रास थे, उस टाइम की चीज़ों को बताया है, ठीक है। फिर जो द्वितीय वर्ग के लोग हैं, वो कहानी का कस्बे से रिलेटेड जनजीवन, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उसमें कैसा जीवन है वो बताया है। और जो तृतीय वर्ग की कहानी है वो आंचलिक कहानी है, समझ में आया, आंचलिक कहानी, गांव जिसका बोल सकते हो कि बैकग्राउंड हो, इस तरीके की कहानी देखा जा सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कहानी इसी युग में लिखी गई, जैसे ज्ञान रंजन का पिता, ठीक, ये सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम और ठुमरी, या फिर मारे गए गुलफाम भी बोला जाता है, समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, सो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, आई होप आपको समझ में आया हो। जब आप 2 पार्ट्स, जैसे कोई एक्सप्लेन करता है ना जिसमें 5 पार्ट्स लिखाया गया था, जैसे मैंने भी पढ़ा था डिफरेंट बुक्स से, तो उसमें 5 भागों में डिवाइड किया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो जब मैं उसको पढ़ी तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मुझे वो नहीं होता है, ईयर नहीं याद होते हैं, और इसमें ईयर का डिस्क्रिप्शन 1870 से शुरू होकर 1947 के बाद से ऐसा लिखा गया था। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। तो ये जो 2 पार्ट्स में करोगे ना, आपको खुद को समझ में आएगा कि आप लेखक को लिख पा रहे हो। दैट इज़ वाई मैंने आपको अच्छा कंटेंट दे दिया, आप लोग लिख भी सकते हो। एंड प्लीज़ गिव योर पॉजिटिव फीडबैक, अरे नेगेटिव भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई चेंज की ज़रूरत है। डेफिनेटली आई कीप इन माई माइंड, अगली बार वीडियो बनाते टाइम वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। जय श्री राम।